चले भाई, बुधवार की सुबह तो हफ्ते का मिड पॉइंट और ये हो गया है पेनल्टीमेट सेशन इस हफ्ते का। और कल इस छोटे से हफ्ते की शुरुआत जो हुई थी काफी दिक्कत भरी थी। वो सारे कंफर्ट जोन्स, वो सो कॉल्ड सपोर्ट लेवल्स सब धड़ल्ले से टूटते चले गए। वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। पिछले पूरे हफ्ते लार्जली दबाव में कामकाज हुआ था। वो हम लोग कल सुबह दिखा रहे थे जब पिछले हफ्ते की मैपिंग करके दी थी आपको। तब निफ्टी में पूरे हफ्ते 322 पॉइंट का दबाव था और कल एक ही सेशन में उससे ज्यादा कमजोरी हम झेलते हुए नजर आए। 333 अंक कल निफ्टी में दबाव के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। अच्छा, पेन को फिर से लीड किया। निफ्टी बैंक स्क्रीन पे दिखाइएगा उस पॉकेट ने जो पिछले हफ्ते भी दबाव में थी। वीक ऑन वीक 3.5% से ज्यादा दबाव निफ्टी बैंक पे था और कल एक ही सेशन में वहां पे 1000 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी देखने को मिली। और निफ्टी बैंक में भी बूट किसने बिगाड़ा? फिर वो पिछले हफ्ते के पेन पॉइंट HDFC बैंक ने, जो संभले नहीं संभल रहा है। कल फिर 3.5% का दबाव था। अब करेक्शन कह लीजिए, मुनाफा वसूली कह लीजिए, वो अक्रॉस द बोर्ड नजर आई। एडवांस डिक्लाइन कल का छोड़े जा रहा हूं पहले स्क्रीन पे। 1:6 का रेशियो। एक बढ़ रहा था तो 6 स्टॉक्स ऐसे थे जो कमजोरी के साथ, दबाव के साथ भारतीय बाजारों में कामकाज कर रहे थे। इस तरह से कल के सेशन के समीकरण बिगड़ते हुए नजर आए। दिक्कत भरी स्क्रीन थी। खैर, उस पर आगे मार्केट पे आगे बातचीत भी करूंगा। आज कहां का नजर रहेगी? पहली चीज, एक चीज ध्यान रखिएगा, आज कोई वीकली एक्सपायरी स्केड्यूल्ड नहीं है क्योंकि हम लास्ट वीक में आ गए साइकिल के। कल होनी है मंथली एक्सपायरी। तो निफ्टी बैंक कल एक्सपायर होगा। आज कोई एक्सपायरी, निफ्टी बैंक लॉजिकली वेडनेसडे को होती थी वीकली साइकिल, आज कोई एक्सपायरी नहीं है। आज हमें खुलते ही एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स पर रिएक्ट करना है, प्लस एक रिजल्ट हेवी डे हमारे सामने खड़ा है। 3 निफ्टी की कंपनी जो हेडलाइन में मेंशन थी, जोड़ दीजिए उसमें और 10 वायदा बाजार की कंपनी, मैं बागे नाम वाम सब ले दूंगा। इस तरह का रिजल्ट हेवी डे आज सुबह खड़ा हुआ है। और आज सुबह तड़के सुबह 10:30 बजे कैबिनेट और CCEA की बैठक भी स्केड्यूल्ड है। अब तक एजेंडा हाथ में नहीं है, पर सबसे पहले इसी प्लेटफॉर्म पे पता चल जाएगा आपको। और हां, अब एक और चीज ध्यान रखिएगा, मैं रोज मेंशन कर रहा हूं, आप बजट के लिए यहां से सिर्फ 5 कारोबारी सत्र है, इतना करीब आ गया है अब ऑल इंपॉर्टेंट इंटरिम बजट। खैर, इन सब के बीच गिफ्ट निफ्टी के संकेत स्क्रीन पर हम मजबूती के साथ शुरुआत करेंगे। ऑलमोस्ट 1/3 से आधे % के ब्रैकेट के आसपास उछाल होगा, इस तरह का गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है। 85 पॉइंट ऊपर, हालांकि कल सुबह भी ऐसे ही संकेत दिए थे। 170 पॉइंट ऊपर सारे समीकरण बिगड़ गए थे दिन के दौरान, पर अभी तक का मूड ये है आपकी स्क्रीन पे। आज एशिया मिला जुला कामकाज कर रहा है। वो देखिए आपकी स्क्रीन पे लार्जली फ्लैट लाइन के यानी कि पस्ती नजर आएगा। लार्जली एशिया ऐसे ही थका काम कर रहा है। यूएस से भी संकेत जो थे वो मिले जुले आ रहे थे। कोई डाउ देखते तो नहीं, यूएस का एक्चुअल सेशन दीजिए, उसके बाद फ्यूचर्स दिखाइए। 1/4% डाउ दबाव में था। S&P नैस्डैक 1/4 से आधा % मजबूत थे, तो ठीक है। और वोलेटाइल सेशन था कल। इंट्राडे डाउ भी देखिएगा आप, कमजोरी, हल्की कमजोरी के साथ खुले। उसके बाद प्रेशर माउंट हुआ। एक समय 200 पॉइंट का दबाव था, फिर रिकवर हुए और फाइनली 100 पॉइंट की कमजोरी के साथ डाउ बंद हुआ। तो कमजोरी दिन भर थी, उसमें वोलेटिलिटी जरूर देखने को मिली। तो थोड़ा सा हटका हटका मूड अक्रॉस द ग्लोब। ऐसे में नीरज जी बगल में बैठे, ये बताएंगे आपको ग्लोबली समीकरण आज सुबह कैसे बैठ रहे, मूड मॉल है कैसा। और इनकी एक प्रॉब्लम है कि किसी को मौका देने नहीं देते। वीरू ये कह रहे हैं स्टॉक्स न्यूज में खुद ही करूंगा, पर ये गलत है। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी की वो देना चाहिए, आपको मौके होने चाहिए। वीरू आपको बताएंगे निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी आज वेडनेसडे के दिन कैसी शेड्यूल होगी। आप स्टॉक्स न्यूज पे ध्यान दो। चलिए, ग्लोब तो पिक्चर सेट हो गई है, समझ लेते हैं हो क्या रहा है। कैसा मूड है भाई साहब? नहीं, मैं आपकी बात का सम्मान रखते हुए, समानता के अधिकार का पालन करते हुए ये जिम्मेदारी आज मैं आपको दे रहा हूँ। वीरू ने मैसेज किया है, आज वो देंगे सारे। अच्छा, वीरू है ना, वीरू को दे दीजिए। वंचित नहीं रहना चाहिए किसी चीज को।
अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आपका जो डार्लिंग स्टॉक है HDFC, उसको संभालिए ना, उसके चक्कर हमारे मिड कैप की धुलाई कर देते हैं आप। ये गलत बात है संभल ही नहीं संभल रहा यार। पिछली बार लगा था नहीं कि जहाँ इसमें से क्या चला हो था वहां तो थम जाएगा, वो तो रुक ही नहीं रहा है। यार। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसा क्या हो गया कि मतलब उससे इतनी ज़्यादा नाराज़गी लोगों की, और उसके चक्कर में पूरा मार्केट फिर गड़बड़ होता है। नहीं अच्छा, कल ऐसी इंटरेस्टिंग चर्चा हो रही थी, जब बाजार इस तरह से यूफोरिक होना तो कुछ एक्सीडेंट्स पे नजर रखनी चाहिए। पहला एक्सीडेंट आया था आपके लिए पॉलीकैब, करेक्ट, इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग तगड़ी। बिल्कुल। दूसरा एक्सीडेंट बना HDFC बैंक, और उसमें भी इंस्टीट्यूशन, FIs, DIs, कई सारा माल। और कल वो एक्सीडेंट बना जी एंटरटेनमेंट। अब इसका कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट अक्रॉस द बोर्ड पड़ेगा। और ये 3 इस तरह के एक्सीडेंट हमने देखे थे, वो वार्निंग साइन बनता चले जा रहा था, हो गया जो होना था। फिर नहीं, ये बिल्कुल सही एनालिसिस है आपका। ये तीनों बड़े एक्सीडेंट थे और इसकी वजह से पूरे मार्केट में एक दबाव से दिख रहा है। लेकिन हमारे इलाके से कोई दिक्कत नहीं भाई, अमेरिकी बाज़ारों में या ग्लोबल क्यूज़ को आप ले रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नतीजों का सिलसिला वहाँ चल रहा है, शानदार है। कल तीसरा दिन था, लगातार रिकॉर्ड लेवल पे बंद हो रहा है। S&P और ऊपर गया, नैस्डैक भी और ऊपर गया। डाउ आप देख रहे होंगे 96 पॉइंट नीचे। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सॉलिड नतीजे या संकेत मिल रहे हैं। उसका कारण ये है कि 3M नाम की एक कंपनी है जिसने काफ़ी कमज़ोर गाइडेंस दिया 2024 के लिए। स्टॉक की धुलाई हुई, तो चूंकि वो डाउ का कंपोनेंट है, इसलिए डाउ में थोड़ी सी कमज़ोरी देखने को मिली। गोल्डमैन सैक्स में भी थोड़ी वीकनेस थी और होम डिपो में भी, तो उसका थोड़ा इम्पैक्ट आया। लेकिन 96 मतलब 0.3% है, उसको इसलिए मैं तवज्जो नहीं दे रहा हूँ ज़्यादा। लेकिन रिकॉर्ड क्लोजिंग वहाँ पे अभी भी मार्केट में चल रही है। तो कल जैसे कि मैं लगातार कह रहा हूँ कि पूरी तरीके से वहाँ रिजल्ट पे रिएक्शन हो रहा है। जो जिसका जैसा रिजल्ट, उसकी वैसी स्वागत उसका किया जा रहा है। जो खराब नतीजे दे रहे हैं उनकी पिटाई हो रही है, जो अच्छे नतीजे दे रहे हैं उसमें अच्छी तेज़ी बनने को आ रही है। यूनाइटेड एयरलाइंस, नेटफ्लिक्स ने तो कमाल कर दिया कल। नतीजे भी बढ़िया दिए और 13 मिलियन नए सब्सक्राइबर जोड़े हैं। और वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट का लाइव स्ट्रीमिंग का राइट्स उन्होंने जीत लिया है। तो नेटफ्लिक्स में बहुत अच्छे नतीजे, सब कुछ ठीक ठाक था। वेरिजॉन से तो रिजल्ट्स के हिसाब से मार्केट यील्ड कर रहा है। एक चीज़ और हुई, ध्यान रखिएगा, उसमें बॉन्ड यील्ड कल राइज कर गई है, 4.14 तक चली गई है वो, जो कि कल से काफ़ी ज़्यादा है। और डॉलर इंडेक्स भी जो है 103 के ऊपर निकल गया। तो इसलिए आप देखेंगे कि क्रूड और गोल्ड में थोड़ी और नरमी देखने को मिली है। लेकिन ये इन फैक्टर्स के बावजूद वहाँ का मार्केट हाइस पे हाई लगा रहा है, तो उसका सिर्फ एक कारण है कि रिजल्ट्स पर रिएक्शन दे रहा है और बहुत ही सटीक रिएक्शन उनका देखने को मिल रहा है। अब दूसरा ट्रिगर जो इसी हफ्ते आना, GDP का नंबर, इन्फ्लेशन, PCE का नंबर जो आना, जिसको डाउ गेज कर रहा है, फेड कर रहा है, उस पर रिएक्शन होगा। लेकिन US के क्यूज अगर आप लेके चलेंगे तो बहुत सॉलिड हैं, बहुत अच्छे हैं। बॉन्ड यील्ड में एक अंडरलाइन कर दूं आपको कि 2 साल वाली जो बॉन्ड यील्ड है वो नीचे है, 10 साल वाली जो बॉन्ड यील्ड है वो ऊपर गई। तो 2 साल वाली अगर नीचे रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है, तो उससे जो है बहुत दिक्कत नहीं होती। फेड इसको भी गेज करता है। तो ये चीज़ें हमें लगता है कि ध्यान रखना चाहिए। चाइना में थोड़ा सा होप ट्रेड एक और बिल्ट हुआ है कि स्टिमुलस आने वाला है, ये कई दिन से चल रहा है, वो आएगा, पता नहीं कब आएगा और कितना आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं इकोनॉमिस्ट कि इकोनॉमिक रिवाइवल चाहिए, केवल स्टिमुलस देने से मार्केट सस्टेन नहीं करेगा। तो इसलिए चाइना को मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा, बावजूद इसके 2-2.5% का लो ऊपर बंद हुआ था। एक बड़ी मज़ेदार बात है, कल हमने आपसे बताया था कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ US में ट्रेड हो रहा है, सारे लोग बहुत बुलिश हैं। जो S&P है वो 19 मल्टीपल पे चल रहा है फॉरवर्ड पी पे, और पहले कितना चलता था? 17 एवरेज से ऊपर चला गया वो, मतलब कई सालों के एवरेज से ऊपर चल रहा है। स्टिल स्टॉक में बहुत गुंजाइश है अभी वहाँ पे, स्टॉक्स जितने भी उनमें गुंजाइश है। इंडेक्स भले आपको थोड़ा महंगा दिख रहा है, कल भी मैंने कहा S&P बहुत ऊपर निकल गया, लेकिन स्टॉक्स में बहुत गुंजाइश है रैली की। तो US में कोई दिक्कत नहीं। सुना सा लग रहा है, निफ्टी रिकॉर्ड हाई पे है और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स अभी देखे इंडिविजुअल तो बड़ी गुंजाइश गड़बड़ हो जाता है। लेकिन ठीक है, इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक है। खैर तो क्यूज आज थोड़े से पस्त वाला मामला है। नहीं, US क्यूज आप पस्त नहीं कह सकते, US क्यूज अच्छे। आप अपने क्यूज देखो, उधर से कोई इंडिविजुअल स्टॉक रिजल्ट्स के कारण जो इम्पैक्ट वो डाउ मैंने बताया सिर्फ 3M की वजह से उतना गिरा है, अदरवाइज डाउ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और 0.3% कितना होता है? 333 से काफी कम होता है और रिकॉर्ड हाई पे बना हुआ है 30,000 के ऊपर। ठीक है, ये कहानी है अमेरिका से। और जहां तक भारतीय बाजार है, कल का निफ्टी स्क्रीन पर आएगा, वो गैप अप मिला था अच्छे ग्लोबल संकेतों के बीच, पर खुलते से ही वो दिख गया था गैप सस्टेन नहीं हो रहा। लिटरली हमने नोज डाइव करा,
सेशन 1.5% के दबाव के साथ कल्मिनेट हुआ। सारे सेक्टोरल पॉकेट्स लाल में थे, सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स को छोड़ने तो। और जो प्रीवियस स्विंग लोज की बात हो रही थी वो क्या थे, 21,285, वो भी तोड़ दिया हमने। तो वीरो, ऐसे में हम कहां जा रहे हैं भाई साहब? ये और जिस तरह का पेस ऑफ डिक्लाइन है, क्या कुछ और पेन बचा रहेगा क्या हमारे लिए? कैसे अप्रोच करूं निफ्टी, कैसे अप्रोच करूं निफ्टी बैंक को? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, कल की ओपनिंग के साथ स्पेशली जो HDFC बैंक का शुरुआती 1-2 मिनट में बिहेवियर था ना, उसने एक बात तो तय कर दी थी कि एक कोलैप्स इज ड्यू। क्यों, बताता हूँ मैं आपको। मैंने अपने शुरुआती टेक में 9:30 पे यही बोला था और लिखा भी था, ट्वीट भी किया था। ये रिवर्सल आया है एग्जैक्टली HDFC बैंक के इंप्रेशन में कि प्रेशर से निफ्टी बैंक का कल इंट्राडे हाई था एग्जैक्टली 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिस पे हमने बात की थी ना आशीष कि अगर ये पार हुआ तो ठीक है, अदरवाइज एक कोलैप्स इज ड्यू है। उसने फर्स्ट मिनट में ये रिफ्लेक्ट कर दिया था कि 50-डे मार्क को कॉल राइटर्स ने पकड़ लिया है, कोलैप्स इज ड्यू। और उसके बाद निफ्टी ने 21,723 को तोड़ा, जो हमारा पिवट पॉइंट था जिसके ऊपर हम बाय करेंगे, लेकिन सारे कोलैप्स हो गए। एक HDFC बैंक ने पूरा प्रेशर क्रिएट किया आशीष, लेकिन मेरे को ये इस बात की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी कि 21,500 टूट जाएगा या फिर बैंक निफ्टी पे 45,480 टूट जाएगा, जो कि गैप का हायर एज था। ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि वो पुट राइटर्स के जोन थे, स्पेशली क्योंकि एक्सपायरी नज़दीक थी, तो पुट राइटर्स वहाँ पे प्लेस थे, मंथली कॉन्ट्रैक्ट में भी, वीकली कॉन्ट्रैक्ट में भी। हालांकि मैंने क्लोजिंग में एक अप्रोच लिया आशीष कि 21,380 का भाव था, गो शॉर्ट 21,059 ड्यू है अब। और मैंने ये भी कहा था कि शॉर्ट को कैरी करिए, करीब करीब 21,350-380 पे क्लोजिंग में। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। मैं उसी पे आई थिंक आगे से कंटिन्यू करूंगा। डेटा खराब है और मेरे को थोड़ी बात इस दुविधा इस बात की हो रही है कि अभी मात्र 3100 करोड़ रुपए की सेलिंग हम एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो जिस प्रकार से FIs के कॉन्ट्रैक्ट्स प्लेस्ड हैं, अगर ये 4-5 हज़ार करोड़ की सेलिंग में तब्दील होगी तो क्या होगा? 3100 करोड़ रुपए की FIs की सेलिंग, DIs की 214 करोड़ रुपए की बाइंग। हालांकि कल FIs ने इंडेक्स नहीं बेचा, 186 करोड़ का बाय किया, 2300 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काटे, लॉन्ग कार्य करीब 1363 कॉन्ट्रैक्ट, बट स्टिल पेन था। कॉल लॉन्ग 2,31,000, उसके अगेंस्ट लगभग 1,70,000 कॉल शॉर्ट, विच रिफ्लेक्ट्स रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड। और स्टॉक फ्यूचर्स में 659 करोड़ रुपए की बाइंग, और यहाँ पे करीब करीब 38,000 लॉन्ग, शॉर्ट करीब करीब 2900 कॉन्ट्रैक्ट, 29,000 कॉन्ट्रैक्ट। आशीष, मेरी क्या अप्रोच होगी? देखिए कल मैं ये भी बोल के गया था शॉर्ट, और शॉर्ट कैरी करने के लिए बोल के गया था, और मेरा वो जोन जहाँ तक मैं इस शॉर्ट को होल्ड करूँगा वो क्या होगा। आइए देखते हैं आपके स्क्रीन पे डेटा क्या है। आशीष, कल के इस कोलैप्स के बाद, HDFC बैंक के कोलैप्स के बाद, HDFC बैंक में जिस प्रकार का डेटा है और जो पुट राइटर्स को वहाँ पे क्रैक मिला कल, बड़े कॉल राइटर्स 21,500 पे अब प्लेस्ड हो गए हैं। बड़े कॉल राइटर्स मतलब एक्सपायरी नज़दीक है, कल मंथली एक्सपायरी है, और 21,500 पे मतलब जो मंथली कॉल राइटर है वो स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेके बैठा है। एक क्लियर रेफरेंस पॉइंट होगा ये। इसके नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी। 21,500 नीचे आशीष अब एक 21,000 की पुट ही 70-71 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है, तो एक मीनिंगफुल पॉइंट कंसिडरिंग कल एक्सपायरी है यही होगा। पिरामिड्स ये आपको क्लियरली शो कर देंगे कि कहां तक हमें दबाव को प्ले करना है, कहां तक हमें शॉर्ट रहना है और कहां के बाद शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। ये जो डायग्राम आपकी स्क्रीन पे आएगा ये एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट कर देगा। 21,000 पे पुट राइटर खड़ा है और बड़े कॉल राइटर ने ग्रिप ली है 21,500। तो आशीष, मेरी अप्रोच क्या होगी? देखिए, वाइल्ड डे हो सकता है, मतलब बड़े स्विंग्स का डे हो सकता है। लेवल्स पे मैं ट्रेड करूंगा आशीष। रेजिस्टेंस 2, इट्स 21,444 और 21,510 लेके आइएगा रेजिस्टेंस। 21,444 और 21,510 जैसे कि मैंने एस्टेब्लिश किया यहाँ पे कॉल राइटर है, इसके नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी। इसके नीचे आप सेल एंड राइज की अप्रोच कर सकते हैं, स्पेशली अगर पहला रेजिस्टेंस मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट कवरिंग अपर स्विंग वो तभी आएगा जब आप 510, 535 की ट्रेजेक्टरी को पार कर देंगे। वो मैं अपडेट तब करूंगा, लेकिन एज ऑफ नाउ नहीं। नीचे एक लॉजिकल स्विंग टारगेट्स क्या लेके चलने चाहिए अगर मैं शॉर्ट हूं तो? देखिए, वेरिएबल रहिएगा 21,059, दैट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और 21,025 एक लॉजिकल स्विंग टारगेट लेके चलिएगा। और प्लीज अपने ट्रेड्स को, शॉर्ट ट्रेड्स को यहाँ पे क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा, या फिर कवर करने के लिए लेवल महत्वपूर्ण रहेंगे। बैंक निफ्टी आशीष, यहाँ पे वो गैप जो है उसमें हम एंटर कर चुके हैं, और गैप में एंटर करना कभी भी अच्छा नहीं होता है, स्पेशली जिस जोन में आपने ट्रेड ना किया हो। अब आज एक्सिस बैंक पिक्चर में है, मेरे को नहीं मालूम, आई थिंक विद दिस काइंड ऑफ NIMs वो कैसे रिएक्ट करेगा,
बट बड़े कॉल राइटर्स अब जहां प्लेस्ड हैं वो है 45,500 की ट्रेजेक्ट्री और 45,000 की ट्रेजेक्ट्री। और ये जो बड़ा वाइल्ड ऑरेंज कैंडल देख रहे हैं ना आप आशीष, ये है 44,500। ये क्या है? 44,500 है बैंक निफ्टी का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अगर आपके पास कल के शॉर्ट हैं या फिर अभी भी जो अप्रोच रखनी है उसके मुताबिक प्लीज रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा आशीष। जब तक 45,510 और 381 बेस हटाइए, रेजिस्टेंस लेके आइएगा। जब तक 45,381 45,510 बाइसेक्ट नहीं हो रहा है ऑन द हायर साइड, तब तक शॉर्ट ऑन राइज की अप्रोच रखेंगे। और 510 के ऊपर ही आप शॉर्ट कवरिंग और अपर स्विंग की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और अगर आपने शॉर्ट किया है और शॉर्ट ऑन राइज कर रहे हैं आशीष, तो जो लॉजिकल टारगेट्स ऑन द डाउन साइड रखने हैं वो है 44,500, दैट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और कल की मंथली एक्सपायरी का एज ऑफ नाउ सबसे बड़े पुट राइटर्स का जोन। आशीष, एक चीज़ है, अपनी अप्रोच को वेरिएबल रखना पड़ेगा। बड़े ऑप्शन बेस अगर वॉलेट हो रहे हैं तो शॉर्ट करने में परहेज नहीं करिएगा, और बड़े ऑप्शन रेजिस्टेंस अगर रीगेन हो रहे हैं तो लॉन्ग करने से बचिएगा भी मत, स्विंग मिलेंगे आशीष। ब्यूटीफुल, ये अप्रोच है भाई वेडनेसडे के दिन निफ्टी और निफ्टी बैंक की एक्सपायरी से पहले वाला ऑल इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन, जिसकी हमें करनी है तैयारी। और किसी का हक नहीं छीना जा सकता इस चैनल में। आई एग्री। हर्षदा जुड़ चुकी हैं सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के साथ। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। कौन कौन स्टॉक रडार पे? आप इतना वीरू पे स्ट्रेस डाल रहे थे, मैं बोल रही हूँ मैं पहुंच गई तो कर ही देती हूँ। एक्सिस बैंक के साथ शुरुआत करेंगे आशीष। वैसे भी बैंकिंग स्टॉक्स का हाल हमने देखा है, कल किसी HDFC बैंक क्या रहा है। कल एक्सिस में भी मुनाफा वसूली अच्छी खासी देखने को मिली थी, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं। मुनाफा आया है करीब 6,071 करोड़ का, एब्सोल्युटली इन लाइन है। ब्याज से आय 12,532 करोड़ के आसपास आई है, ये भी आप कह सकते हैं इन लाइन ही नंबर है। मार्जिन और स्प्रेड्स हाईएस्ट है पिछले 5 क्वार्टर्स में। नेट इंटरेस्ट मार्जिन का जो आंकड़ा है वो करीब 3.61% पर आया है। साथ ही साथ ग्रॉस NPA में और भी स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। एसेट क्वालिटी की 1.58% तक का ग्रॉस NPA आया। नेट NPA स्टेडी है 0.36% के आसपास। कंपनी के डिसबर्समेंट्स में 56% का इजाफा देखने को मिला है साल दर साल, और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब 12% है। तो वैसे देखें तो नतीजे अच्छे हैं। देखते हैं आज स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा। साथ ही 2 कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनी, इनफैक्ट 3, USL, पिडिलाइट और हेवल्स, तीनों पर की बात करेंगे। USL के साथ शुरुआत करते हैं। 350 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने डिलीवर किया है। 283 करोड़ के अनुमान के सामने बीट है, बड़ा बीट है। रेवेन्यू भी 3,002 करोड़ का आया है, 2,975 करोड़ का अनुमान था। EBITDA 487 करोड़ के आसपास आता हुआ 429 करोड़ का अनुमान था। तो हर पैमाने पर ये बीट है। और आप देखिएगा मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे थे हम 14.45% के, 16% के ऊपर के मार्जिन कंपनी ने डिलीवर किए हैं। अब ग्रोथ कहाँ से आई है? इनके प्रेस्टीज सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है, जहाँ पर रेवेन्यू प्रेस्टीज एंड अबव का 10% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। वॉल्यूम्स में 4.5% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। पॉपुलर में देखिएगा तो करीब 12% तक का डिक्लाइन है रेवेन्यू में, और वहाँ पर वॉल्यूम्स भी घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली इनका प्रेस्टीज का जो बिजनेस है वहाँ से ग्रोथ अच्छी खासी बन रही है। पिडिलाइट का भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। मुनाफा 511 करोड़ पर आया है, रेवेन्यू 3,130 करोड़ पर आया। दोनों आंकड़े बड़े बीट है। मार्जिन्स भी आप गौर करेंगे तो 7% बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एस्टिमेट था 22.5% का, मार्जिन आया है 23.7% का, और ये 16% से जंप होकर 23.5% पर आया है। तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ 10% बढ़ी है। कंज्यूमर बिजनेस में वॉल्यूम ग्रोथ करीब 10% बढ़ती हुई दिखाई दे रही। कंपनी कह रही है रूरल और साथ ही साथ छोटे शहरों में डिमांड जो है वो अर्बन मार्केट से ज्यादा बेहतर हो चली है। तो वो इनफैक्ट बहुत मजबूत आंकड़े हैं। हेवल्स हालांकि हर पैरामीटर पर एक मिस है। मुनाफा 288 करोड़ पर आया, रेवेन्यू 4,400 करोड़ पर आता हुआ। EBITDA भी आप गौर करिएगा 432 करोड़ पर आया है। पिछले साल की तुलना में इजाफा जरूर है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट उससे काफ़ी कम वो नंबर्स हैं। और मार्जिन्स अनुमान था स्टेबल रहेंगे, दबाव आया 9.8% के आसपास के मार्जिन्स है। महानगर गैस के नतीजे अच्छे। सोना BLW के बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिला है। तो ये कुछ स्टॉक्स आप रेडार पर रखेंगे। भारतीय एयरटेल फिर से रेडार पर रहेगा, कल भी एक्शन में था। एयरटेल ने दरअसल 8,325 करोड़ की हाई कॉस्ट डेफर्ड लायबिलिटीज स्पेक्ट्रम के लिए जो थी वो चुका दी है, वो क्लियर कर दी है। साथ ही साथ मैं आज सुबह में एक अपडेट पढ़ रही हूँ वोडाफोन से जुड़ा हुआ, जहां पर दरअसल ये
इंडस टावर के जो नंबर्स आए हैं उसके बाद बयान आया है कि फंड रेजिंग प्लान अभी तक मटीरियलाइज नहीं हुए हैं, कोई कमिटमेंट नहीं आया है पैसे को लेकर, तो ये इनफैक्ट एक दबाव डाल सकता है वोडाफोन आइडिया पर। ये इनफैक्ट इंडस टावर की तरफ से बयान आते हुए दिखाई दिए हैं, तो दोनों स्टॉक्स वैसे रेडार पर रहेंगे। ओके, चलिए क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर पहले। कैबिनेट और सीसीईए की बैठक सुबह 10:30 बजे। 3 निफ्टी के रिजल्ट्स कौन कौन से आने हैं? बजाज ऑटो, टाटा स्टील और टेक महिंद्रा। वायदा के 10 नंबर्स: बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बिरला सॉफ्ट, कैनरा बैंक, कंटेनर कॉर्पोरेशन, दालमिया भारत, डीएलएफ, एक्साइड, आईओसी, लॉरेस लैब्स और टीवीएस मोटर्स। कैश के तो बथेरे स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स आ रहे, तो रिजल्ट्स हेवी डे की तैयारी कर लीजिए। आज विप्रो एक्स डिविडेंड होगा, पर वो ₹1 का एडजस्टमेंट है वहां पे। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस की आज बोर्ड मीट है। राइट्स इश्यू के जरिए फंड रेजिंग पर विचार। जापान का, यूरोजोन का, यूएस का, सबका मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज पीएमआई, बेसिकली कंपोजिट पीएमआई के सबके नंबर्स। आज मलेशिया और साथ में कनाडा के ब्याज दरों पर फैसला, इंटरेस्ट रेट डिसीजन सामने आएंगे। नोवा एग्रीटेक का आईपीओ जो खुला है उसका डे 2, और ईपैक ड्यूरेबल का जो आईपीओ खुला था उसका आज लास्ट डे सब्सक्रिप्शन का। एक हाई लेवल कहा जा रहा है क्रूशियल मीटिंग शेड्यूल्ड है। टॉप ऑफिशियल्स फाइनेंस मिनिस्ट्री के, यानी कि सारे सेक्रेटरीज, तमाम रेगुलेटरी बॉडीज यानी कि आरबीआई, सेबी, इरडाई, पीएफआरडीए, ईडी तक, और कई सारे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हेड्स जो हैं वो जुड़ेंगे सेंट्रल केवाईसी, सेंट्रल नो योर कस्टमर, उसके नॉर्म्स पे, बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक अहम बैठक। आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है। भारत सरकार सेलिब्रेट करती है ताकि अवेयरनेस फैले जो इनइक्वालिटीज लड़कियां फेस करती हैं भारतीय सोसाइटी में। जलीकट्टू याद है आपको? वो जो ट्रेडिशनल बुल टेम करने वाला स्पोर्ट तमिलनाडु का, पोंगल के हार्वेस्ट सीजन में खेले जाने वाला। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, ये जलीकट्टू का एक्सक्लूसिव स्टेडियम बन के तैयार है। आज वहां के सीएम स्टैलिन साहब इसे इनॉग्रेट करेंगे। अब से जल्लीकट्टू स्टेडियम में हुआ करेगा। और बात ही नहीं करते आजकल, ये 2 चीजों की बात नहीं कर रहे हैं आजकल। ये कौन कौन सी? एक तो ट्रम्प साहब धीरे धीरे करके उभरते चले जा रहे हैं, उभरते सितारे बनते चले जा रहे हैं फिर से। हाँ। उसको आप मैप करने की जरूरत है। और दूसरा, रशिया यूक्रेन वार 700th डे है भाई साहब। ट्रम्प साहब ने लीड ले ली है। गजब लीडर। जब से वो अपने इंडियन वाले जो थे उन्होंने छोड़ दिया है ना, सरेंडर कर दिया। उसके बाद से उन्होंने कई सारी प्राइमरीज में लीड ले ली है और बहुत तेजी से बढ़त बनाए हुए हैं। अच्छा चलिए क्विकली आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। केडिया कमोडिटी के अजय केडिया साहब ने मदद करी है। सोना खरीदना है 61,600 के स्टॉप के साथ, और नेचुरल गैस का फरवरी वायदा भी खरीदा जा सकता है, वहां पे 170 का लगाइएगा स्टॉप। छोड़े जा रहा हूं आपको गिफ्ट निफ्टी के हल्के पॉजिटिव संकेतों के साथ। 1/3% के आसपास बढ़त के साथ खुलेंगे, इस तरह से गांधीनगर इंडिकेट करता हुआ। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।